गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसर क्लासेस। मैंने इसके पहले मुंडा शासन व्यवस्था समझा चुकी हूँ। आज मैं नागवंशी शासन व्यवस्था समझाऊंगी। ये मेरा दूसरा टॉपिक है और इससे भी एक प्रश्न ज़रूर ही पूछे जाएंगे और वो एक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। मैंने कोशिश किया है बहुत ही छोटे से नोट्स में इसको कंप्लीट करूं और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं के राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। मतलब जो इसके पहले मुंडाओं का जो शासन था अब वो प्रथम शताब्दी से नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया। नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। जो पहले नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय, इसकी राजधानी थी सुत्याम्बे। इन्होंने कोई भी व्यवस्था जो मुंडाओं से चलते आ रही थी पढ़ा व्यवस्था, उसको समाप्त नहीं किया और बल्कि उसे और विस्तार किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक किसी तरह का न भू व्यवस्था, न शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, किसी में भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कब हुआ? तो जब मुग़लों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब मुग़ल यहाँ आने लगे, नजराना लेने लगे और वो नजराना मालगुजारी में बदल गया, तब जा कर के नागवंशी शासन व्यवस्था में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। देखते हैं मुग़लों का हस्तक्षेप। मुग़लों के आक्रमण काल से अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ। 1585 ईस्वी में ये समय काल जो था अकबर के समय का काल था। उसी के समय से जो है झारखंड में ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा। पहले लोग सिर्फ यहाँ छिपने के लिए प्रयोग झारखंड का करते थे। मुग़ल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में धीरे धीरे यह नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। तो जब भी मुग़ल की सेना यहाँ आती थी, वहाँ मुग़ल के राजा यहाँ आते थे तो वो नजराना लेते थे, लेकिन बाद में यह नजराना एक नियमित स्वरूप ले लिया कि नहीं, साल में इतना देना ही होगा, इतना कर भेजना ही होगा। इस तरह से तो वो कर ना कह के वो वर्ड था मालगुजारी। तो ये पूछा जाता है कि मुग़लों जो लेते थे कर के रूप में वो क्या कहलाता था? तो वो मालगुजारी कहलाता था। उसके बाद दुर्जनशाल का कैद। इसकी एक कहानी यह है कि जो भी नागवंशी राजा थे वो यहाँ की भूमि में किसी तरह का राजस्व या कर वसूली नहीं करते थे। जो भी रुपया देना होता था वो राजाओं को ही देना पड़ता था। और जब दुर्जनशाल के समय जो है वो इस कर को दे पाने में काफ़ी असमर्थ हो गए। तो 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जनशाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दुर्जनशाल को किसने कैद किया था? तो वो थे राजा जहांगीर। मुग़ल काल के राजा जहांगीर ने दुर्जनशाल को कैद किया और कैद करके कहाँ रखा? तो ग्वालियर में रखा। कितने वर्ष रखा? तो 12 वर्ष तक रखा। तो उसको वो यहाँ से कैद करके 12 वर्ष तक रखे। फिर क्या हुआ कि एक बार हीरे की परख करवानी थी जहांगीर को, तो उसने दुर्जनशाल को कैद से निकाला और परख करने के लिए बोला। तो दुर्जनशाल जो है वो हीरे की परख अच्छी तरह से कर लिया। जब उसने हीरे की अच्छी तरह से परख किया तो ये बात से जहांगीर खुश हो गया। तब उसको क्या किया? मुक्त कर दिया और 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनशाल को कैद से मुक्त किया गया। और यहीं पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जो साल वर्ड है, ये साल वर्ड अब दुर्जन शाह में बदल गया। ओके, जब दुर्जनशाल वापस आया तो अब तो जो है मुग़लों को नियमित रूप से कर देना है। तो यहाँ पर अब
जो व्यवस्था थी नागवंशी राजा की वो थोड़े परिवर्तन होने लगे। अब ये लोग कर वसूलने लगे। नागवंशी राजा पहले कर नहीं लेते थे, लेकिन जब मुग़लों को सालाना देना पड़ा तो फिर प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ हुआ। अब नागवंशी राजाओं ने परहा के प्रमुख मानकियों को भूइंयर कहा और माल गुजारी वसूल करने का आदेश दिया। तो नागवंशी राजाओं ने परहा के जो प्रमुख होते थे मानकियों, उसको भूइंयर कहें, मतलब भूइंयर, और कहा कि तुम माल गुजारी वसूल करो, यानी जो है कर वसूल करो। और जो नई तरह के कर लगाए थे वो पंचानही और हकीमी कहलाने लगे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हो गया। जब मुग़ल ख़त्म होने लगे औरंगज़ेब के बाद, तो फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो अंग्रेज़ों का आगमन मुग़लों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ। यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी जो है मिल गई अंग्रेज़ों को। जब दीवानी मिली तो अब जो है वो अंग्रेज़ का आगमन झारखंड में भी हुआ। वो यहाँ से भी कर वसूलना चाहते थे, तो राजस्व वसूलना चाहते थे। इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। तो जो हम लोग का झारखंड का क्षेत्र था, पहले बिहार में था, तो उसे पटना काउंसिल के व्यवस्था में रखा गया और उसके अधीन थे फोर्ट विलियम। इस क्षेत्र में 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, और ऐसा हुआ कि 1773 ईस्वी तक आ गया, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ से कोई राजस्व नहीं गया। तो तब क्या हुआ, तब छोटा नागपुर खास के लिए S.G. हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि अब जो है छोटा नागपुर खास के जो प्रथम कलेक्टर, सिविल कलेक्टर नियुक्त किया कि जाओ तुम, आखिर क्या बात है कि छोटा नागपुर खास से कोई राजस्व नहीं आता है, तो उन्हें यहाँ नियुक्त करके भेजा गया। लेकिन S.G. हिटली भी कुछ नहीं कर पाए, उन्हें भी यह सफलता नहीं मिली यहाँ का राजस्व वसूली में। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, और उसने यह अस्थाई बंदोबस्त लागू करते ही एक बहाने के अनुसार राजा महाराजाओं को क्या किया, ज़मींदार बना दिया और कहा आपको ज़मींदार बना दिए, आपको कर वसूल करके मुझे ला करके देना है अंग्रेज़ों को। तो वहाँ पे जो जागीरदार प्रथा थी, जो पढ़ा व्यवस्था थी, वो अब राजा ज़मींदार कहलाने लगे। तो जागीरदार प्रथा ज़मींदार प्रथा में बदल गई, और वो अंग्रेज़ों के लिए जो है अपने गांव से या जो भी है परहा से, पट्टियों से वसूल करके और अंग्रेज़ों के पास भेजने लगे। अंग्रेज़ों के आने के बाद नागवंशी व्यवस्था जो है समाप्त होने की कगार पर आ गई। एक्चुअली हुआ क्या, जब ज़मींदारी प्रथा शुरू हुआ और राजाओं को जब ज़मींदार बना दिया गया तो कर बहुत ज़्यादा मात्रा में वसूल किया जाने लगा, और इस ढंग से ज़मींदार प्रथा शुरू होने से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज समाप्त हो गई, और जो राजाओं थे उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय होते चली गई, क्योंकि कर वसूली ढंग से हो नहीं पा रहा था। अंग्रेजी व्यवस्था लागू हो गई, नए नए कानूने एवं नियम आने लगे, जिससे यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा, मानकी, परहा, पंचायत आदि विलीन हो गए। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, और धीरे धीरे यहाँ के खनिजों के कारण अंग्रेज़ों का और भी यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो गया, और नागवंशी व्यवस्था जो है समाप्त हो गया। इस ढंग से देखा हम लोगों ने कि नागवंशी व्यवस्था जो है मुंडाओं व्यवस्था के अंतर्गत आती है, और उसके बाद मुग़लों के आने के बाद यहाँ का व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हुआ, अंग्रेज़ों के बाद आने के बाद और ज़्यादा परिवर्तन, और अंग्रेज़ों के नियम जब आए तो ये नागवंशी जो व्यवस्था है समाप्त हो गई। मैंने ये भी कोशिश किया है कि इनमें से जो संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हालांकि मैंने तो पॉइंट व्यू से उसको अंडरलाइन किया ही, लेकिन मैं उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी लेकर आई हूँ, उसे आप देख लीजिए। हाँ,
नागवंशी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानकी लोगों को नागवंशी शासक के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो जो मानकी लोग हैं उसमें राजा ने बोला भूइंर बना दिया और आप मालगुजारी वसूल करिए, तो वो थे भूइंर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो नागवंशी शासन का व्यवस्था जो है प्रथम शताब्दी से हुआ 64 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो वो थे उत्तरदायी पटना काउंसिल, और इसके अधीन कौन थे अंग्रेज? वो थे फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मालगुजारी ना देने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया? मैंने यहाँ दुर्जन साल के बारे में बताया था, जबकि उसको जहांगीर ने 1616 ईस्वी में कैद कर लिया था। 12 साल तक उसने कैद किया था, और कहाँ कैद करके रखा था? तो वो ग्वालियर में। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे फनी मुकुट राय। सुतियाम्बे उसकी राजधानी थी। किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो वो थी मुंडा शासन व्यवस्था। तो पहले मुंडा शासन व्यवस्था था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया, और नागवंशी शासन व्यवस्था ने सारा तौर तरीका प्रशासनिक न्यायिक जो है मुंडा शासन व्यवस्था के अनुसार ही चलाया था। लेकिन मुगलों और अंग्रेज़ों के आने के बाद परिवर्तन काफ़ी हुए। छोटा नागपुर खास के लिए किसे प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया? तो वो थे S.G. हिटली। प्रथम जो सिविल कलेक्टर थे S.G. हिटली, ताकि यहाँ से भी राजस्व अंग्रेज़ों के पास जाए। इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि प्रश्न भी पीटी के प्रश्न किस तरह से इसमें आते हैं इस नागवंशी शासन से, वो भी मैंने आप लोगों के लिए लाया है। यदि आपको मेरा ये चैनल और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। हाँ, मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं इसके भी PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।